गुड मॉर्निंग गर्ल्स। बीए सेकेंड ईयर इंग्लिश लिटरेचर हम पढ़ रहे हैं स्टोरीज अपनी। हमारी पहली स्टोरी है जो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, 3 क्वेश्चन जो हमने क्लियर कर ली। आज हम नेक्स्ट स्टोरी स्टार्ट करेंगे अपनी, जिसका नाम है द रिफ्यूजी। ठीक है, जैसा कि हम हमेशा पढ़ते आए हैं, तो पहले कोई भी चैप्टर या स्टोरी पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, ऑथर के बारे में डिस्कस करते हैं, ऑथर के बारे में जानते हैं कि इसका ऑथर कौन है और उसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं हम हमेशा की तरह। तो आज भी हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन ऑथर का। द ऑथर। ओके, तो कौन है इसके ऑथर आपके? पर्ल्स एस बक। पर्ल्स एस डी बक। ओके, Pearl S. Buck, the author of the story The Refugee, was born in West Virginia in the year 1892. तो कहाँ पे हुआ है इसका बर्थ? बॉर्न में आप लिखोगे he was born in West Virginia year 1892। ठीक है, her parents were missionaries in China। और उनके माता पिता कहाँ से थे? चाइना की मिशनरी से थे। वो लोग कहाँ से थे? चाइना से थे। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हो उसमें, सॉरी ये नहीं है। चाइना। ठीक है, सो सी ग्रू अप इन चाइना। तो इसका उनका ग्रो अप कहाँ पे हुआ था? चाइना में ही हुआ था। ग्रो अप कहाँ पे हुआ उनका? बड़ी होना, लालन पालन जो हुआ था उनका चाइना में हुआ था। ओके, she was educated at Randolph-Macon College, Virginia। एजुकेशन में हम देखते हैं educated at Randolph-Macon College, जो कहाँ पे? वर्जीनिया में। ओके, आफ्टर हर एजुकेशन देयर शी रिटर्न टू चाइना एज ए मिशनरी। रिटर्न, अपनी एजुकेशन होने के बाद में वो वापस कहाँ पे आ जाती है? अपने चाइना में ही वो वापस आ जाती है, जहाँ वो अपने बड़ी हुई थी। इन 1917 शी मैरिड लुइस बक, ए कॉर्नल ग्रेजुएट। क्या हुआ फिर? 1917 में उन्होंने लुइस बक से
शादी कर ली, जो कौन थे, एक कॉर्नल में पढ़ा करते थे। 1917 she married Winsburg ओके, यहाँ तक आपका क्लियर है। He was also working in China in 1935, जो खुद भी कहाँ पे कार्य कर रहे थे, चाइना में ही काम कर रहे थे। In 1935 she divorced him to marry her publisher Richard Walls, और 1935 में उन्होंने इनको जो लुईस बक को उनको डाइवोर्स दे दिया, और उसके बाद में किससे शादी कर ली, जो प्रकाशक थे उनके पब्लिशर थे रिचर्ड वाल्स, ठीक है, इनसे उन्होंने अपनी दूसरी शादी कर ली। ऑथर ऑफ द अबाउट 7 बुक्स, पर्ल एस बक बिकम in 1938 the first American woman to win the Nobel Prize of Literature। जो अब क्या कहा जा रहा है कि वो पहली अमेरिकन वुमन राइटर थी जिन्होंने पहला नोबेल प्राइज लिटरेचर में हासिल किया था, कब, 1938 में। तो in 1938 she was first American woman to win the Nobel Prize for literature। किसने, लिटरेचर में उनको पहला नोबेल प्राइज मिला, विन द नोबेल फॉर लिटरेचर। कब, 1938 में पहली अमेरिकन वुमन थी वो, अमेरिका की पहली एक औरत थी जिन्होंने नोबेल प्राइज लिया था लिटरेचर के अंदर, ठीक है। आगे हम देखते हैं क्या, हर फेम चीफली रेस्ट टू हर मैनी नॉवेल्स पोर्ट्राइंग ऑफ द लाइफ ऑफ द चाइनीज प्रेजेंट एंड द डाउन टू द गॉड अर्थ। 1931 वॉन हर द प्रिटलर प्राइज। अब क्या बताया जा रहा है कि द गॉड अर्थ। अब हम उनके वर्क देखते हैं, वर्क में कौन कौन से उनके मेन वर्क हैं। शॉर्ट एंड स्वीट में अपने को पढ़ना है, ज्यादा डिटेल से नहीं पढ़ना है, इसलिए हम मेन वर्क्स में उनका पहला नॉवेल था जो नाम था उसका द गॉड गुड अर्थ, 1931, जिसके लिए कौन सा प्राइज मिला उनको,
पुलिट्जर प्राइज। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको इस चीज का कि द गुड अर्थ 1931 में जो उनका पब्लिश हुआ उसके लिए उनको कौन सा प्राइज मिला था, पुलिट्जर प्राइज। ओके, इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर नॉवल ऑफ द 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी का ये बहुत ही मोस्ट पॉपुलर नॉवल था। इट प्लेड ए मेजर रोल इन शेपिंग ऑफ वेस्टर्न एटीट्यूड टुवर्ड्स चाइना। हर शॉर्ट स्टोरीज एंड कलेक्शन इन द फर्स्ट वाइफ। अब उनकी क्या देखते हैं हम, शॉर्ट स्टोरीज। मैं नाम वगैरह लिखवा रही हूँ ओनली आप लोगों को। द फर्स्ट वाइफ 1933, टुडे एंड फॉरएवर, Far and Near, 1948। तो ये फर्स्ट है इनकी, द फर्स्ट वाइफ 1933, टुडे एंड फॉरएवर 1941, फार एंड नियर 1948, तो ये इनके वर्क्स आ गए। अब हम क्या देखते हैं आगे। बक वॉज एन एक्टिव सपोर्टर ऑफ द अफ्रीकन एंड अमेरिकन सिविल राइट्स मूवमेंट एंड बैन द न्यूक्लियर टेस्टिंग। जो बक जो थी वो उस टाइम के जो अफ्रीकन और अमेरिकन के बीच में जो युद्ध चल रहे थे उस टाइम की, वो उस टाइम की क्या थी, उनके जो राइट्स थे सिविल राइट्स मूवमेंट में वो बहुत ज़्यादा हिस्सा लिया था उन्होंने। और उस टाइम के जो न्यूक्लियर टेस्टिंग थी, जो परमाणु बम वगैरह की जो टेस्टिंग की जाती थी उनके वो विरोध में रहती थी, बैन करना चाहती थी। शी मूव टू द स्मॉल न्यू इंग्लैंड टाउन ऑफ डम्बी टुवार्ड्स द एंड ऑफ हर कैरियर। अपने कैरियर के लास्ट टाइम पे वो कहाँ पे मूव हो जाती है, इंग्लैंड, न्यू इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में, डम्बी नाम के गांव में। तो ये आप लिख सकते हो लास्ट में, शी मूव्ड टू द स्मॉल न्यू इंग्लैंड टाउन ऑफ डम्बी। इनको अंडरलाइन कर लेना है। towards the end of her career and she died। कब उनकी डेथ हो जाती है, in 1973। 1973 में उनकी डेथ हो जाती है। तो बक स्पेंड हाफ हर लाइफ इन द ईस्ट एंड हाफ इन द वेस्ट। आधी जिंदगी उन्होंने ईस्ट में बिताई अपने और आधी जिंदगी उन्होंने वेस्ट में बिताई। हर टम्स स्टोन रिकॉर्ड हर नेम इन चाइनीज। चाइनीज के वहाँ पे जो वो स्मारक वगैरह बनाए जाते हैं उनमें उनका नाम खुदा हुआ है। कब्र के पत्थर के ऊपर उनका नाम, जो उनकी जो कब्र बनी हुई है उसके ऊपर चाइनीज भाषा में भी उनका नाम लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑथर के अंदर लेखिका जो है इस कहानी की वो कौन है, पर्ल्स एस बक। ठीक है, उनके बारे में हमने पढ़ा है इसके अंदर। इसमें सबसे पहले हमने क्या देखा कि उनका बर्न हुआ
कहाँ पे हुआ उनका बर्थ? वेस्ट वर्जीनिया में हुआ था 1892 में, ठीक है। फिर हमने देखा कि उनके पेरेंट्स जो थे वो कहाँ पे रहते थे? चाइना में रहते थे, तो इसलिए उनका लालन पालन कहाँ पे हुआ था? चाइना में ही हुआ था। वो बड़ी कहाँ पे हुई? चाइना में हुई। लेकिन अपनी स्टडी करने के लिए वो कहाँ चली जाती है? वापस वर्जीनिया के रेडोल्फ मैकन कॉलेज में स्टडी करने अपने वहाँ पे वो चली जाती है। आफ्टर हर एजुकेशन, अपनी एजुकेशन होने के बाद में वो रिटर्न कहाँ पे आ जाती है? फिर से चाइना आ जाती है। चाइना में आने के बाद में जब वो वहाँ पे अपना काम कर रही थी, तब उनकी मुलाकात किससे होती है? वहाँ पे रिचर्ड वाल्स से उनकी मुलाकात होती है और उनसे वो शादी कर लेती है। मैरिड, आफ्टर मैरिड उनका डाइवोर्स हो जाता है और उन्होंने 1938 में एक जो नोबेल प्राइज लिया था इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश वुमेन लिटरेचर के अंदर पहली वुमेन थी, वो पहली औरत थी, उन्होंने नोबेल प्राइज लिया था, ठीक है। उसके बाद में उन्होंने दूसरी शादी की और दूसरी शादी करने के बाद में अब उनके मेन वर्क्स देखते हैं। मेन वर्क्स में उनका गुड अर्थ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए उनको पुलिट्जर प्राइज मिला था, पुलिट्जर प्राइज मिला, ठीक है। फिर उनकी शॉर्ट स्टोरीज में अपने पास तीन है। द फर्स्ट वाइफ 1933, टुडे एंड फॉरएवर 1941, फार एंड नियर 1948, ठीक है। ये इनके वर्क्स हो गए हैं। वर्क्स के बाद में हम देखते हैं कि क्या है, वो फिर मूव कर जाती है न्यू इंग्लैंड के टाउन डर्बी टाउन के अंदर और अपने कैरियर के एंड में जब उनका कैरियर चल रहा था, लास्ट ऑफ द कैरियर, तो वहाँ पे शिफ्ट हो जाती है एंड देन उसके बाद में उनकी डाइट हो जाती है 1973 में। तो हमने शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से हमने देखा इसके अंदर इनका इंट्रोडक्शन। इसके अंदर हमारी स्टडी आ गई, पेरेंट्स का आ गया, बैकग्राउंड आ गया, मैन वर्क्स आ गए और उनकी डेथ आ गई, एजुकेशन आ गई, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अपनी जो स्टोरी है द रिफ्यूजी, उसका इंट्रोडक्शन। यहाँ आप देख सकते हो 1892 टू 1973 इनका जो जन्म और मरण का जो काल था, इनका जीवन काल जो था कहाँ कब से था? 1892 टू 1973, ओके। नाउ नेक्स्ट इंट्रोडक्शन टू द स्टोरी। इंट्रोडक्शन टू द स्टोरी, सबसे पहले स्टोरी का इंट्रोडक्शन करना बहुत जरूरी है, तब तो हमें समझ में आएगी कि स्टोरी में है क्या, ठीक है। तो मैं ये हटा दे रही हूँ। इंट्रोडक्शन टू द स्टोरी। टू द स्टोरी हम पढ़ेंगे। फर्स्ट एज बक शॉर्ट स्टोरी इंटाइल्ड द रिफ्यूजी ब्रिंग आउट द ट्रेजेडी ऑफ दोज डिलीजेंट poor flock who are unrooted from their land because of natural climates like floods। रिफ्यूजी कहानी उन गरीब लोगों के ऊपर लिखी गई है जो लोग अपनी जमीन से वहां से जुड़े हुए नहीं होते, जिनकी कोई रूट नहीं है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर होते रहते हैं। आज जैसे कोई प्राकृतिक विपदा आ जाती है, फ्लड, बाढ़ वगैरह आने के कारण, जब वो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे अपने ट्रांसफर करते रहते हैं, सामान को लेके जाते हैं, लेके आते हैं, तो उनके जो दुख भरा जीवन है उन लोगों का, उन लोगों के ऊपर ये स्टोरी लिखी गई है, ठीक है। तो हम इसमें क्या देखते हैं कि दोज द ट्रेजेडी those delight diligent poor flock who are
unadopted from their land. किसके कारण? बिकॉज ऑफ नेचुरल क्लाइमेट्स लाइक फ्लड, बिकॉज ऑफ ये कहानी किन के ऊपर लिखी गई है? रिफ्यूजी, उन गरीब मेहनतकश लोगों के दुख भरे जीवन के ऊपर लिखी गई है जो बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण अपने जमीन छोड़नी पड़ती है और एक स्थान से उनको दूसरे स्थान पे शिफ्ट होना पड़ता है। रिफ्यूजी का मतलब ही ये होता है कि हमने देखा है कि रिफ्यूजी का मतलब ये होता है कि रिफ्यूजी मीन शरणागत जो होते हैं, शरणार्थी जो होते हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे आके शरण में रहते हैं, दूसरे की शरण में आके उनको रहना पड़ता है। तो ये स्टोरी उन गरीब लोगों के ऊपर लिखी गई है जो आपदा वगैरह जब आ जाती है, नेचुरल आपदाएं जो है, प्राकृतिक आपदा से बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, कुछ भी ऐसी चीजें हो गई, घटित हो गई, जिनकी वजह से उनको अपना स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पे जाना पड़ता है और किसी की शरण में जाके वहां पे उनको रहना पड़ता है। तो उनका जो दुख भरा जीवन है, एक स्थान से पूरे सामान को उठा के दूसरी जगह शिफ्ट होना, फिर वहां से कुछ प्रॉब्लम हो गई तो फिर कहीं और जाके शिफ्ट होना, इस तरीके से उनका जो जीवन चलता रहता है। उस जीवन में जो जितने दुख दिखाए जाते हैं, उन दुखों को इस कहानी के अंदर उन्होंने दिखाया है। आगे हम पढ़ रहे हैं छोटी सी शॉर्ट स्टोरी है और बहुत अच्छी सी कहानी है ये। Those delegates who were flocked unadopted from their land because of natural climate like flood, they look for work or a temporary help for some good person. वो क्या ढूंढते हैं? अपने लिए वहाँ पे कार्य ढूंढते हैं, काम ढूंढते हैं और कुछ जो अच्छे लोग जो समाज सेवा करते हैं उनसे उनको हेल्प मिलती है। उनसे उनको कुछ हेल्प और कुछ सहायता मिल जाती है। However, they are generally tracked as beggar in alien land. इस तरीके से वह अपनी जमीन से दूसरे स्थान पे जाने के कारण उन्हें क्या समझा जाता है? एक तरीके से वो भिखारी बन जाते हैं। एक तरीके जब अपनी जगह छोड़कर दूसरे जगह पे हम शिफ्ट हो जाएंगे तो वहां पे हमें क्या होगा कि हम किसी से हेल्प मांगेंगे, हम अपने आप में बहुत ही गरीब बन जाते हैं। तो वहां पे उन लोगों को एक तरीके से किस तरीके से देखा जाता है? एक भिखारी जैसी, बेगर जैसी स्थिति में उन लोगों को देखा जाता है वहां पे। एलियन लैंड। The old man of this story is a symbol of the powers of men of strong characters who can weather such tragic crises in their lives of herald the dawn of prosperity once again. इस कहानी के अंदर जो बूढ़ा व्यक्ति है, कौन है इस कहानी के अंदर? एक ओल्ड मैन है, ठीक है, द ओल्ड मैन, जो मैन कैरेक्टर है इसका, कहानी का मैन कैरेक्टर। मैन कैरेक्टर कौन है? एक बूढ़ा व्यक्ति इस कहानी का मैन कैरेक्टर है, जो ऐसे लोगों की शक्ति का प्रतीक है। इसके अंदर एक सिंबल है जो किस तरीके का प्रतीक है? जो जीवन में दुखों का सामना करने में समर्थ है ताकि एक बार पुनः खुशहाली का समय ला सके। तो वो एक जो बूढ़ा व्यक्ति इस कहानी में जो दिखाया गया है कि वो व्यक्ति बूढ़ा होने के बावजूद भी उसके अंदर एक पॉजिटिविटी है, एक उसके अंदर मतलब जीने की इच्छा है इसमें। तो इस कहानी में इस तरीके से बूढ़े व्यक्ति का कैरेक्टर इस तरीके से दिखाया गया है कि वो उन परिस्थितियों से भी ना घबरा के अपने जीवन को वापस से सेटल करने की हिम्मत रखता है और एक पॉजिटिव इंसान की तरह इस कहानी में दिखाया गया है कि वो उन परिस्थितियों से लड़ना चाहता है, उन परिस्थितियों से लड़ के भी वो आगे जाना चाहता है। तो ये कहानी में, इस कहानी में इस तरीके से बूढ़ा व्यक्ति जो है, ओल्ड मैन जो है, उसके कैरेक्टर को एक
किस तरीके से दिखाया गया है? पॉजिटिव कैरेक्टर, ठीक है। कैसा कैरेक्टर है उसका? पॉजिटिव कैरेक्टर है, जो सामर्थ्य है, जो समर्थ है, जिसके अंदर लड़ने की हिम्मत है उसके अंदर, ठीक है। तो सैंपल ऑफ द पावर ऑफ मैन, ठीक है। स्टोरी इज ए सैंपल ऑफ द पावर्स ऑफ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, पावर्स ऑफ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। पावर्स ऑफ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, ठीक है। इस कहानी में जो पावर क्या में जो मनुष्य के अंदर, इंसानों में जो पावर है, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का पावर दिखाया गया है सैंपल के तरीके से इसमें, ठीक है। In the story, the money gave to the old man became a scarred trust. He kept his purchase seed to that he can to back to his native land and work for his teeny grandson. इस कहानी के अंदर जो बूढ़े व्यक्ति को, जैसे भिखारी को पैसे दिए जाते हैं, पैसे दे देते हैं, उस तरीके से इस कहानी में जब उस बूढ़े व्यक्ति को कुछ अच्छे लोग जो होते हैं वो कुछ पैसे देते हैं, तो उन पैसों का, उन रुपयों को वो भीख ना समझ के उनको वो एक यूटिलाइज करना चाहता है अच्छे तरीके से। वो क्या सोचता है कि मैं इन पैसों को कलेक्ट करके अपने लिए फिर से क्या खरीदूंगा? बीज खरीदूंगा। बीज खरीद के वो सोचता है कि मैं वापस से अपनी जगह पे जाऊंगा और वहाँ पे जो उसके पास एक छोटा बच्चा है, उसका जो पोता है, ग्रैंडसन जो है, सोचता है उसके लिए मैं अनाज बोऊंगा और फिर से अपनी खेती स्टार्ट करूंगा। मतलब कि उन पैसों से भी उसके अंदर पॉजिटिव पावर है, उसकी सोच में पॉजिटिविटी है कि वो चाहता है कि मैं इन पैसों को यहाँ पे खर्च ना करके, इनको इकट्ठे करके, इनसे बीज अनाज खरीद के फिर से मेरी खेती करूँ और अपने जीवन में वापस से खुशहाली ला पाऊँ। और उसके पास एक छोटा बच्चा होता है, तो सोचता है वो उसके लिए वो करे। टीनी ग्रैंडसन, द ग्रैंडसन वाज The grandson was the only other survivor of his family. इस फैमिली में दूसरा जो कैरेक्टर है वो कौन है? पहला तो ओल्ड मैन है, दूसरा जो है उसका ग्रैंडसन, उसका पोता जो है। तो ये कहानी किसकी है? दादा और पोते की कहानी है, ठीक है। दादा और पोता, दो पर्सन है इसमें, एक तो ओल्ड मैन है, दूसरा उसका पोता है ग्रैंडसन, ठीक है। इस कहानी का दूसरा पात्र जो है वो कौन है? उसका पोता है। सिर्फ एकमात्र सहारा है जिसका, इसका एकमात्र सहारा इसका पोता है और वो इसके लिए ही कुछ करना चाहता है। द रिफ्यूजी इज ए स्टोरी विथ ए क्लीन मैसेज, क्लियर मैसेज। जो स्टोरी है वो एक बहुत ही क्लियर मैसेज देती हुई कहानी है, अपने को एक अच्छा सा मैसेज दे रही है। द मैसेज इज रिलेटेड टू द कंट्रीज प्रेजेंटरी। जो मैसेज है वो क्या है इस कहानी में? किसान वर्ग के संबंध में है। जो प्रेजेंट मूवमेंट में जो किसान हैं, जो खेती करके अपना लालन पालन परिवार को चलाते हैं, उनके ऊपर ये कहानी है। एक तरीके से मैसेज देती हुई ये कहानी है, ठीक है। संदेश इस कहानी का स्पष्ट है। इस संदेश देश के किसान वर्ग के संबंध में है। प्रेजेंट्स मीन्स होता है किसान, फार्मर जो होते हैं उनके लिए प्रेजेंट्स वर्ड यूज लिया गया है। तो प्रेजेंट्स हु आर द बैकबोन ऑफ ए कंट्री आर हार्ड वर्किंग एंड सेल्फ रिपीटिंग पीपल। किसान लोग जो है, किसान वर्ग जो है वो कैसे हैं? इस देश के लिए एक मेरुदंड मीन्स की बैकबोन है। हमारे जो हमारा जो कंट्री है उसके अंदर बोला जाता है कि किसानों के ऊपर ही देश निर्भर है। अगर अनाज पैदा नहीं होगा तो लोग खाएंगे क्या? तो इस कहानी के द्वारा ये दिखाया गया है कि जो किसान वर्ग है, जो खेती करने वाले लोग हैं, वो एक बैकबोन की तरह है, कंट्री की एक रीढ़ की हड्डी है एक तरीके से वो।
वे परिश्रमी और आत्मसम्मान वाले लोग होते हैं, वो मेहनत करते हैं और उनकी जो एक सेल्फ रेस्पेक्ट होती है। दे मे बी पुअर बट दे वुड नेवर बेग, वो हो सकते हैं गरीब हो सकते हैं लेकिन वो कभी भी भीख नहीं मांगते। तो इस कहानी के अंदर भी जो ओल्ड मैन है वो एक फार्मर है, वो एक किसान है, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं के कारण उसे अपनी जमीन छोड़ के दूसरी जगह पे जाना पड़ रहा है, और जो लोग उसको कुछ हेल्प कर रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, तो वो उसको भीख नहीं समझ के उसको क्या समझ रहा है कि एक हेल्प तरीके से समझ रहा है कि उसकी हेल्प की जा रही है, और उससे वो बीज खरीद के अपनी खेती को आगे बढ़ाने की ख्वाहिश रखता है। देयर लैंड, दे लव देयर लैंड, वो अपनी धरती से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। दे ट्रू सन्स ऑफ द सॉइल हु प्रोवाइड कॉर्न फ्रॉम द होल कंट्री, वो इस धरती माता के सच्चे पुत्र हैं जो पूरे देश को क्या करते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं। ग्रेन जो है, कॉर्न जो है, अनाज जो है, फसलें जो है, पूरे लोगों को वो प्रोवाइड करवाते हैं। वन मैसेज ऑफ द स्टोरी इज दैट प्रेजेंट्स थ्रू द स्टोरी इन द इम्पोर्टेंस ऑफ सीड फॉर ए प्रेजेंट। इस कहानी के अंदर वन मैसेज ऑफ द स्टोरी इज दैट प्रेजेंट शुड बी गिवन देयर ड्यू रिगार्ड्स इन सोसाइटी। इस कहानी के अंदर ये भी दिखाया गया है कि जो एक किसान वर्ग है वो किस तरीके से अपना रिगार्ड्स मतलब लोगों को, सोसाइटी को देते हैं। द अदर आइडिया कन्वर्ट थ्रू द स्टोरी इज द इम्पोर्टेंट ऑफ सीड फॉर ए प्रेजेंट। और दूसरा आइडिया जो इस कहानी का क्या है कि एक किसान के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या होती है, उसकी फसल होती है, उसका बीज होता है। लैंड इज ऑफ नो यूज इफ इट इज नॉट पुट टू सीड, धरती का कोई भी मूल्य नहीं है अगर उनके पास बोने के लिए बीज नहीं है। ठीक है। सो ए फार्मर में हैव नथिंग लेफ्ट बट ही विल अवेक कीप सम सीड फॉर हिज लैंड। इसलिए अपने एक किसान जो है वो सब कुछ छोड़ सकता है लेकिन अपने साथ वो अपनी धरती में बोने वाले जो बीज होते हैं उसको वो कभी भी नहीं छोड़ता है। The old farmer in the story is starving, yet he doesn't buy anything for himself। जो बूढ़ा किसान है इसमें, उसमें क्या दिखाया गया है कि वो पैसों से वो कुछ भी नहीं खरीदना चाहता, सिर्फ वो बीज खरीदना चाहता है। The old farmer in the story, he keeps the silver coin to buy seed for his लैंड। अपने पास जो सिल्वर कॉइन जो उसके पास भीख से जो पैसे जमा हो रहे हैं वो उनसे सिर्फ क्या खरीदना चाहता है, बीज खरीदना चाहता है अपनी धरती के लिए। His words to the wonder sum up the message of the story, उसके जो शब्द इस कहानी का पूरा सार है वह क्या कहता है, वह कहता है The best I can do for the grandson of mine is to buy a little seed for the land। की मैं अपने इस पोते के लिए सबसे उत्तम काम जो कर सकता हूँ वो है जमीन के लिए थोड़े से बीज खरीद के दूँ। यस, द लैंड मस्ट बी पुट टू सीड, जमीन पर बीज तो बोने ही होते हैं। दे आर पीपल ऑफ whom एंड नेशन कैन बी प्राउड। ये ऐसे लोग हैं जिन पर हमें किसी भी राष्ट्र को अभिमान होना चाहिए, किसी भी राष्ट्र को क्या होना चाहिए, उसके ऊपर अपने को प्राउड फीलिंग होनी चाहिए। तभी हम जाके हम इस कहानी का जो सार है, जो इस कहानी का जो डीप मैसेज है वो ये दिखाया गया है कि एक गरीब किसान की जो स्थिति होती है उसके लिए एक बीज जो होते हैं बोने के लिए वो कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इस कहानी के इंट्रोडक्शन में हमने देखा कि कहानी के इंट्रोडक्शन में हमने ये देखा कि जो दादा होता है इसके अंदर एक तो ओल्ड मैन है, दूसरा ग्रैंडसन है। किसी प्राकृतिक विपदाओं के कारण उनको अपनी जमीन छोड़ के दूसरे जगह पे ट्रांसफर होना पड़ रहा है। ट्रांसफर होने के कारण उनको क्या हो रहा है, वहाँ के वो एक तरीके से भिखारी बन गए, अपना सब कुछ उनको छोड़ के जाना पड़ रहा है। छोड़ने के कारण वो उनको जब वो दूसरे स्थान पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे उनको क्या दिया जाता है कि जब वो भीख मांग रहे हैं वहाँ पे मतलब एक गरीब मांग के लोग उनकी सहायता करते हैं तो कुछ सिल्वर कॉइन्स पैसे वगैरह वो उनको देते हैं। लेकिन इस कहानी में जो चीज़ दिखाई गई है वो सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ ये दिखाई गई है
कि इस कहानी के अंदर किसान जो है वो एक आत्मसम्मान वाला होता है, रेस्पेक्टेड होता है, अपने आप को सेल्फ रेस्पेक्ट समझता है और वो कुछ भी हो जाए वो, लेकिन वो कभी किसी से भीख मांगना पसंद नहीं करता। इसलिए उसके पास जो सिल्वर कॉइन्स आते हैं उन कॉइन्स से वो सोचता है कि मैं अपने पोते के लिए कुछ बीज खरीद पाऊँ, जमीन को वापस से बो पाऊँ और फिर से अपने जीवन में खुशहाली ले पाऊँ। तो मेन जो इस कहानी की थीम है, मेन जो इस कहानी का मैसेज है वो यही है कि किसान वर्ग से संबंध रखने वाला ये है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन टू द स्टोरी के अंदर आप जो मेन मैसेज है इसके अंदर जो इसमें लाइनें हैं वो आप इसमें पुट करोगे, इसमें लिखने हैं आपको इस तरीके से। तो पहला तो इसमें द मैसेज इज रिलेटेड टू द कंट्री प्रेस्ट्री, ठीक है। फिर दूसरा, वन मैसेज ऑफ द स्टोरी इज दैट प्रेजेंट शुड बी गिवन द ड्यू रिगार्ड्स इन सोसाइटी, ठीक है। द अदर आइडिया कन्वर्ट थ्रॉट द स्टोरी इन द इम्पोर्टेंट ऑफ सीड फ्रॉम द प्रेजेंट, ठीक है। लैंड इज ऑफ नॉन यूज इफ इज नॉट पुट टू सीड, ठीक है। ये जो इसमें 3 तरीके के मैसेज दिए गए हैं ये मैसेजेस स्टोरी के मेन मैसेज है। आगे हम पढ़ेंगे समरी ऑफ द स्टोरी और फिर डिटेल से स्टोरी को पढ़ेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो अभी तक आप पहले जो स्टोरी मैंने आपको पढ़ाई है 3 क्वेश्चंस वाली, वहां तक आप अपने इनको नोट्स को कंप्लीट कर लेना और मेरे को व्हाट्सएप पे सेंड कर देना है, ठीक है। आज की क्लास में यहीं पे फिनिश करती हूँ। थैंक यू।